अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने पहला लेक्चर रखा है जिसके अंदर हमने ओवरव्यू दिया था 12 के 12 टेंसेस का, जिसके अंदर आपने तमाम के तमाम वर्ब्स के कौन से टेंस के अंदर हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सारा हमने इस टेंस के पहले लेक्चर के अंदर रख दिया। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके पहले लेक्चर को जाके देख सकते हैं। आज का जो लेक्चर वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में मैंने करना था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को जो एक कॉमन गलतियां बच्चे करते हैं सब्जेक्ट को समझने में, या उनको पता नहीं होता बाज़ औक़ात जाकर के सब्जेक्ट कौन सा होता है, या फिर वर्ब क्या होता है, या फिर ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि सेंटेंस के अंदर हम तीन चीज़ें मेन यूज़ कर रहे होते हैं ना। सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता है, या फिर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और उसके साथ साथ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन मेन ये तीन चीज़ें होती हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है। ऑब्जेक्ट बाज़ औक़ात सेंटेंस में होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता, लेकिन जो सेंटेंस है ना वो सब्जेक्ट और वर्ब के दोनों के होने से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर जितने पास्ट के या फ्यूचर के हैं, तो हम उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ताकि हम सेंटेंस को अच्छे से समझ सकें। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों को सबसे पहले मैं ये तो बताऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि पता तो चले कि भाई जो हम सेंटेंस के अंदर तरतीब रखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो बच्चे नए आए हैं, जो मतलब अभी मैट्रिक कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के अंदर अभी नए तैयारी करना शुरू कर दी हैं, जिनको पता नहीं होता कि बेसिकली सेंटेंस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है, या फिर जो वर्ब है वो वर्ब कौन सा है, या फिर सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके ऊपर मैंने आज का जो पहला लेक्चर बना रहा हूँ, दूसरा लेक्चर इस सीरीज़ के अंदर, वो है अभी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और तरतीब से। और ये छोटा सा लेक्चर होगा और इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको 100% क्लियरेंस हो जाएगी। और आगे हम जो अगले आने टेंसेस के लेक्चर, उसके अंदर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करने। अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बता सकेंगे कि भाई इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, या फिर ऑब्जेक्ट ये है। या फिर आपको थोड़ा बहुत पता होगा ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक गलत अप्रोच बनेगी किसी भी चीज़ को लेकर। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जब आप टेंसेस मुझसे सीख रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप 100% बता सकें कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वो कैसे आएगा, जब आप किसी चीज़ पे पढ़ेंगे और इसी चीज़ पे को समझेंगे। तो अगर इंशाल्लाह आप ये लेक्चर कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इस लेक्चर के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी 100% जो है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन वो क्लियर हो जाएगी। तो आए वन बाय वन इनको देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो आए अब हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चों ये आपने याद रखना है, आज के पहले आपने ये सुना होगा, जैसे ये मैंने सब्जेक्ट का नाम लिया होगा तो आपके माइंड में आया होगा कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी अपने माइंड में इजाफा कर लें कि जब भी आपके माइंड में आए कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि काम करने वाला। आप ये कहें कि जिसके बारे में सेंटेंस है, सेंटेंस इज़ व्हाट अबाउट, सेंटेंस जिसके बारे में है वो है हमारे पास सब्जेक्ट। ये याद रख लें, जिसके बारे में सेंटेंस है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब देखें, जो एक आम बच्चे के माइंड में होती है एग्जांपल कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये देखें, ही इज़ टेकिंग टी, ठीक है। या फिर हम कहते हैं he is playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है। अब देखें यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ही भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। या जैसे क्या, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई क्या है, यहाँ पर आई भी एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं।
काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके साथ जो मैंने आपको एक और बात कही है वो क्या होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस हो। अब देखिए यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि जो ही है ये सारे जो काम कर रहे हैं ये सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख दूँ वेदर इज प्लेजेंट टुडे, ठीक है। या अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस आया है वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो यहाँ पर तो कोई काम नहीं कर रहा। वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे तो हम तो ये बता रहे हैं कि आज मौसम खुशगवार है, तो यहाँ पर वेदर को काम तो नहीं कर रहा। तो फिर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो क्या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नहीं है? आज के पहले आपके माइंड में ये होता था कि जो सब्जेक्ट है काम करने वाला, लेकिन वो एक वेग थी डेफिनेशन। काम करने वाला भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो मैं आज आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ सब्जेक्ट की वो क्या है? वो है व्हाट अबाउट सेंटेंस। व्हाट अबाउट सेंटेंस, या फिर आप ऐसे कह लें अबाउट सेंटेंस। जिसके बारे में सेंटेंस होगा ना वो क्या होगा? वो हमारे पास होगा सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में हमारे पास सेंटेंस है ना, अबाउट सेंटेंस जिसके बारे में होगा। व्हाट अबाउट, अब जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस होगा वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। जैसे कि ये देखें ना, ही इज़ टेकिंग टी, चाय कौन पी रहा है? ही इज़ क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है? ही। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर पढ़ा कौन रहा है? इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? आई। यहाँ पर वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, तो यहाँ पर काम तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है? वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। तो जो प्लेजेंट है टुडे है वो कौन सी चीज़ है? वो है वेदर। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये किसके बारे में है? ये है वेदर के बारे में, मौसम के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेदर है वो क्या है? ये एक हमारे पास सब्जेक्ट है। तो आपने आज के बाद माइंड में क्या रखना है कि जब भी आपके माइंड में है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस हो। सेंटेंस इज व्हाट अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो हमारे पास कहलाता है सब्जेक्ट। अब काम करने वाला क्या होता है? देखें यहाँ पर एक और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ बच्चे नई दफ़ा ये सुनेंगे या पहली दफ़ा सुनेंगे ये बात, वो होता है एजेंट। काम करने वाले को हम कहते होते हैं एजेंट। जो काम कर रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है एजेंट। यहाँ पर जो जैसे एग्जाम्पल है हमने पहले दिए, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर जो काम कौन कर रहा है? ही यहाँ पर एजेंट भी है और ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट भी है। ही यहाँ पर एजेंट भी है और ही यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम कौन कर रहा है? ही। लेकिन ये जो सेंटेंस पूरे का पूरा ये किसके बारे में है? ये भी ही के बारे में है। तो यहाँ पर ही क्या है? काम करने वाला, एजेंट भी है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। देखिए कोई भी जो एजेंट होता है ना, एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन क्या कहलाता है? हमारे पास एजेंट कहलाता है। कोई भी काम जो करने वाला होता है वो कहलाता है एजेंट। हर एजेंट सब्जेक्ट होता है, हर एजेंट सब्जेक्ट होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट एजेंट नहीं होता। जैसे कि वेदर इज़ प्रेजेंट टुडे, तो जो वेदर है ये कोई काम तो नहीं कर रहा, इसलिए लिहाजा ये एजेंट नहीं होगा। ये क्या है? ये एजेंट नहीं होगा। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट जो है वो एजेंट नहीं होता, लेकिन हर एजेंट सब्जेक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो सेंटेंस के अंदर काम कर रहा है, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी ना। तो वो क्या होगा? वहाँ पर जो हर एजेंट होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड एजेंट। तो यहाँ पर जो काम करने वाला होता है वो होता है एजेंट, और जिसके बारे में सेंटेंस हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारे पास सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये सारे डूअर ऑफ द एक्शन ही आई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एजेंट भी हैं, लेकिन साथ साथ सब्जेक्ट भी हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये सारे के सारे इनके बारे में हैं। तो इसलिए हम इनको सब्जेक्ट भी कहेंगे और एजेंट भी कहेंगे। तो ये तो था हमारे पास कंप्लीट सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे वो पूछता है कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस होता है, वो कहलाता है हमारे पास सब्जेक्ट। और एजेंट क्या होता है? जो काम करने वाला होता है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ?
मैं यहाँ पर हूँ एजेंट क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं सब्जेक्ट भी हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो ये सारे का सारा सेंटेंस किसके बारे में, ये मेरे बारे में है। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट भी हूँ और एजेंट भी हूँ। तो आपने ये याद रखना है, हर एजेंट सब्जेक्ट होता है लेकिन हर सब्जेक्ट एजेंट नहीं होता। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट के बारे में। और इसी के साथ हम देख लेते हैं आगे वर्ब, क्योंकि दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ों की क्लियरेंस होती जाए साथ साथ। यहाँ पर फ़र्ज़ किया अगर हमने कोई भी सेंटेंस करना होता है तो बस सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस जो है ना वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई भी जो सेंटेंस है ना वो इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो आपने ये माइंड में रखना है। अब हमने सब्जेक्ट कर लिया, अब हम करते हैं वर्ब कि हमारे पास जो वर्ब है वो क्या होता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, वर्ब। अब आपने याद रखना है कि वर्ब क्या होता है। अब देखिए, वर्ब हम कहते हैं कोई भी काम, जिसे हम फेल भी कहते हैं, उर्दू में फेल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। कोई भी जो काम होता है ना वो होता है हमारे पास वर्ब होता है। अब वर्ब हमारे पास किन किन चीज़ों के बारे में बता सकता है, वर्ब हमें बताता है तीन चीज़ों के बारे में। वो कौन कौन सी हैं, टू डू, वर्ब हमें बताता होता है टू डू के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एक्शन भी बोलते हैं, काम के बारे में। वर्ब हमें बताता है काम के बारे में, ठीक है, टू डू। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल देखी हैं, ताकि वो सेम एग्जांपल से मतलब ये होता है कि बच्चे डिफरेंस पता कर लेते हैं। कहते हैं सेम चीज़ों के दरमियान हम चीज़ों को पता चलता है कि यार ये चीज़ इसमें जो है ना डिफरेंट है, हमें डिफरेंस पता चलता है सेम चीज़ों के दरमियान में। मैं इसलिए एग्जाम्पल आपको सेम दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। देखिए ना, टू डू होता है एक्शन, काम, जो काम होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसकी जो हमारे पास जो वर्ब है ना, इसके जो तीन काम होते हैं। पहला काम हमारे पास है टू डू, एक्शन के तौर पर हम यहाँ पर इसे ले रहे होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ही इज़ टेकिंग टी, ही इज़ टेकिंग टी, कि वो चाय पी रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टेकिंग है, ये क्या है, काम है ना। हम क्या कहें, ही इज़ टेकिंग टी। हम अगर कोई कहता है कि भाई वो ग्राउंड में बंदा बैठ के क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं कि अली इज़ टेकिंग टी, हुसैन इज़ स्टडिंग। हम कहते हैं कि हुसैन वहाँ पढ़ रहा है। अगर कहता है कि यार हुसैन वहाँ पर क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हुसैन इज़ स्टडिंग, हुसैन पढ़ रहा है। तो भाई जो हमारे पास जो ये जो काम है, ये किसने बताया, इस वर्ब ने बताया कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर टेकिंग टी है, स्टडिंग है, या फिर प्लेइंग है, या फिर यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर कहते हैं ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो हमें किसने बताया कि वो फुटबॉल खेल रहा है, हमें ये प्लेइंग ने बता दिया। यहाँ पर टेकिंग ने बता दिया कि चाय पी रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, काम को बता रहे हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो चाय पी रहा है और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर वो खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो हमें किसने बताया, वर्ब ने बताया कि उसका काम क्या है। नंबर एक तो हमें बताता है वर्ब किसी भी काम के एक्शन के बारे में, काम के बारे में, कि वो क्या काम कर रहा है, उसकी मौजूदा हालत क्या है, वो क्या काम कर रहा है। दूसरा हमारे पास होता है टू बी। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, या दूसरी इसकी जो टाइप है वो क्या है, टू बी के बारे में बताता है हमें। टू की मतलब ये होता है करना, और ये होता है होना, जिसे हम कहते हैं स्टेट भी, कि उसकी हालत क्या है, करना या होना, जैसे हम हालत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टू बी के बारे में बताता है। अब टू बी के बारे में कैसे बताता है, फ़र्ज़ किया, अब देखिए यहाँ पर तो हमने बता दिया कि वो चाय पी रहा है, खेल रहा है, तो हमें पता चल गया कि वो कोई काम कर रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब है। लेकिन यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलेगा ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ राइटर, तो वो एक लिखारी है। तो यहाँ पर वो काम तो नहीं कर रहा, ये तो उसकी हालत है ना, ये तो उसकी स्टेट है कि वो एक लिखारी है। या फिर हम कहते हैं बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि बाबर आजम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो हमने यहाँ पर बाबर आजम को क्रिकेट खेल तो नहीं आ रहा, सिर्फ हमने क्या बताया कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा प्लेयर है। इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या पता चला, उसकी हालत के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, कि भी उसकी हालत क्या है, वो एक अच्छा प्लेयर है।
यहाँ पर वो एक अच्छा लिखा रही है, या फिर डिफरेंट, या आप कह सकते हैं ही वाज अ गुड राइडर, वो एक अच्छा घुड़सवार था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसकी हालत के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो जो चीज़ हमें हालत को बताती है वो भी क्या कहलाती है हमारे पास, वर्ब। और यहाँ पर वर्ब कौन सा है, यहाँ पर वर्ब हमारे पास है इज़। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, उसकी हालत को बता रही हैं। और तीसरा हमारे पास इसकी जो टाइप है ना, वो हमारे पास है, वो बताती है टाइम के बारे में, एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में, एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में, के वक़्त के बारे में। ये भी वर्ब हमें बताता है, ठीक है ना। और एक होता है इसका हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, वो जो ये एस्पेक्ट ऑफ टाइम बताती है, हमें हेल्पिंग वर्ब भी बेसिकली बताती है। जैसे कि हमने इसको पहले हमने पास्ट स्पीच के अंदर हम अच्छी तरह कर चुके हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो आपने वहाँ जाकर इसके बारे में कंप्लीट वर्ब की टाइप सारा देख लेना है। यहाँ पर हम देखते हैं एस्पेक्ट ऑफ टाइम कैसे बताती है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके बारे में अगर हमने जानना हो कि प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा, फ्यूचर कौन सा है, तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें वर्ब बताता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, ही वाज अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर था। तो ये जो हमारे पास वाज है, ये क्या है, ये बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब भी है, और इसने हमें बता दिया कि वो एक अच्छा डॉक्टर माजी में था, पास्ट में था। तो यहाँ पर जो वाज है, इसने हमें बताया कि वो एक अच्छा डॉक्टर था, अभी है नहीं, था। तो ये सारे के सारे हमें ये पास्ट का मैंने लिख दिया है, तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो था ये हमारे पास था जी पास्ट का, कि वो एक अच्छा डॉक्टर था। और अगर हम प्रेजेंट का देख लेते हैं, देखते हैं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट का कैसे देखेंगे, अब देखें जी प्रेजेंट के बारे में हम देखते हैं, ही, ये मार्कर चेंज कर लूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। डिफरेंट कलर यूज़ करने से एक ना मैं आपके जो चीज़ों को कैप्चर करने की, याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कहते हैं ही इज़ अ गुड डॉक्टर, कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। तो अब ये देखें, पहले वाज था, अब है। या फिर हम ऐसे फ्यूचर में अगर करते हैं, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। मैं अभी आपको टेंसेस नहीं करवा रहा, मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वर्ब के बारे में, ताकि आपको पता चल जाए कि वर्ब क्या होता है। देखिए, ही विल बी अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो हमें यहाँ पर किसने बताया कि वो एक अच्छा डॉक्टर होगा, यहाँ पर हमें बताया विल ने। तो ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, वाज, इज़, विल, इसके अलावा और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में बताएंगे। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी वर्ब होती हैं जो हमें एक्शन के बारे में बताते हैं, स्टेट के बारे में बताते हैं, और एस्पेक्ट ऑफ टाइम के भी। यहाँ पर बात हम कर रहे थे पास्ट की, कि वो पास्ट में डॉक्टर था। अभी हम बात कर रहे हैं कि वो अभी भी एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज़ अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर है। अगर हम करेंगे ही विल बी अ गुड डॉक्टर, कोई स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है, हम कहेंगे कि यार ये एक अच्छा डॉक्टर होगा, क्योंकि वो एक अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम कह देंगे कि एक इज़ अ गुड डॉक्टर, ही विल बी अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। तो ये किसने बताया हमें ये बताया विल ने, है इसने बताया, और था वाज ने बताया। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो वर्ब है ना, इसके हमारे पास 3 तरह के काम होते हैं। ये हमें 3 तरह से बताता है कि भाई ये काम जो है कैसे करना है, या फिर ये कैसा काम हुआ है, या उसकी स्टेट क्या है, या फिर हमें बताता है टाइम के बारे में। तो ये वर्ब के 3 पहचान। तो ये आपने जब भी वर्ब को हमने देखना है आगे टेंसेस के अंदर, तो आपने इस तरह इसके माइंड में चीज़ें रखनी है। जब हम सिंपल टेंस करेंगे, जब हम उसके जो मेन टेंसेस है वो करेंगे, तो आपको एक माइंड में स्केच होगा कि सर ने मुझे ये पहले पढ़ाया हुआ है, और आप एक अच्छी तरह से टेंसेस सीखेंगे। तो अभी जो मैंने चीज़ें बड़ी मेहनत से, बड़ा टाइम लगाकर जो मैंने ख़ुद सीखी, मैं आपको वो फ्री में सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि ये चीज़ें मुझे समझने में डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट किताबों से, डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्स से बड़ा मुश्किल से, और बड़ी मतलब इंग्लिश फॉरेन ऑथर्स हैं, फॉरेन बुक्स पढ़ने से ये चीज़ें समझ आई हैं। तो मैं आपको एक सिंपल वे में, जो बच्चे नए अभी टेंसेस सीख रहे हैं, जो इंग्लिश को सीख रहे हैं, उनको पता चले कि भाई इंग्लिश सीखी कैसे जाती है, या फिर उनको चीज़ों के दरमियान फ़र्क वाज़े पता चल जाए। अब आज से पहले आपके माइंड में था वर्ब क्या था, वर्ब था
कि जो काम होता है वो वर्ब होता है, या फिर जो एक्शन, अब आपको पता चल गया कि जो वर्ब होता है वो एक्शन भी होता है, वो हमें स्टेट के बारे में बताता है और हमें टाइम के बारे में बताता है। तो आप जितना ज़्यादा इल्म ज़्यादा होगा उतना आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो पाकिस्तान के अंदर या फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो तालीम से हम पीछे हैं ना, इसकी यही वजह है कि हम चीज़ों के बारे में सर्च नहीं करते, हम चीज़ों को देखते नहीं है अच्छी तरह से, ताकि चीज़ें हमें फ्यूचर तक, लेट और ऑन तक याद रह सके। और हम क्या करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने आपको सिर्फ आज बता देता कि जी काम जो एक्शन होता है वो वर्ब होता है, तो आपको कभी भी जब आप लेटर ऑन आपके एक माइंड स्केच में बन जाता, तो फिर जब आप कल को देखते हैं कि जो वर्ब होता है वो हमें टाइम के बारे में बताता है, तो आप कंफ्यूज होते, फिर आपको बड़ी परेशानी बनती कि सर ने तो, मैंने जो पहले पढ़ा था तो सिर्फ एक्शन के बारे में पढ़ा था, अभी मैंने टाइम के बारे में पढ़ लिया। फिर जब बाद में कभी आप पढ़ते कि वो हमें एस्पेक्ट ऑफ टाइम के बारे में बताता है, तो फिर आप कंफ्यूज होते। तो इसीलिए चीज़ों को अच्छे से और एक ही दफ़ा में करते होते हैं ताकि चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि हमें वर्ब 3 चीज़ों के बारे में बताता है। और लास्ट वन सेंटेंस के अंदर क्या आता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, इस पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो होता है ना रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसके ऊपर काम हो रहा हो। अभी हम आज से पहले आपके माइंड में क्या था कि अगर आपने ऑब्जेक्ट का माइंड देखना है, अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप ये कहते ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो, या फिर जो काम जिसके ऊपर होता है, या जो एक्शन को जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। लेकिन आज आपके बारे में ये बात सही है, जो आपने पढ़ा हुआ है या आपने सुना हुआ है या फिर पहली दफ़ा आए हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या जिसे हम कहते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसके ऊपर काम हो रहा था वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हम उसको सेंटेंस के अंदर पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, वो भी मैं अब आपको अभी बताता हूँ, ताकि आपको पहचान पता चले कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब देखें ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है, इसकी डेफिनेशन सिंपल अगर आप देखें, वो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है ना, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसके ऊपर काम हो रहा हो। अब भाई होगा क्लियर हो गया होगा कि जिसके ऊपर कोई काम हो रहा हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने उर्दू में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ताकि मैं आपको इंग्लिश में ही चीज़ें समझ आ रही हैं, चलो लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं है, ताकि आपको रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या कहलाता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब कैसे, जैसे हम कहते हैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्या, क्रिकेट। तो क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ही इज़ टेकिंग टी, वो चाय पी रहा है, ही इज़ टेकिंग टी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट की जो बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी मज़े की है। अब देखें, आज से पहले आपको पता चल गया होगा, ये जो मैंने आज से पहले आपको पता था सिर्फ वो बताया, लेकिन जो अब मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ बिल्कुल एक नई है आपके लिए, और शायद आपसे बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ बात बच्चों के लिए नहीं भी होगी। तो आपने ये याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें 2 चीज़ों का आंसर कर रहा होता है। नंबर 1 व्हाट का, नंबर 2 होम का। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, उर्दू में से कहते हैं क्या, या फिर होम का होता है किसे या फिर किसको। ठीक है, तो ये हमारे पास व्हाट 2 चीज़ों का आंसर कर रहा होता है, एक क्या का और एक होम किसे या फिर किसको होगा। अब देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आप खुद बताएंगे चीज़ों के दरमियान फ़र्क। जैसे कि इसकी पहली एग्जांपल है मैंने लिखी थी, ही इज़ टेकिंग टी, वो चाय पी रहा है। अब देखें, ही इज़ टेकिंग व्हाट, तो ही इज़ टेकिंग क्या है, ही इज़ टेकिंग व्हाट, वो क्या पी रहा है, चाय। तो यहाँ पर जो टी है ये क्या है, ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसने हमारे पास किसका आंसर किया, हमें व्हाट का आंसर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। समझ आ गई बच्चों। जैसे कि दूसरी एग्जांपल में लिखी थी, ही इज़ प्लेइंग
ही इज़ प्लेइंग व्हाट, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो हमारे पास है ही इज़ प्लेइंग व्हाट, व्हाट का आंसर किसने किया, क्रिकेट का। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर लाजमी नहीं होता कि हर दफ़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखें ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर ही इज़ प्लेइंग, यहाँ पर व्हाट का आंसर नहीं है। ही इज़ प्लेइंग व्हाट, यहाँ पर हमने व्हाट तो नहीं लिखा ना कि क्रिकेट या फुटबॉल या कुछ, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट वो ग्राउंड में कुछ ना कुछ तो खेल रहा होगा ना। ही इज़ व्हाट, ही इज़ प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल कोई ना कोई गेम। तो यहाँ पर व्हाट का आंसर हमें डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन वो वहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहा है तो हमें परसीव हो रहा है, हमें समझ आ रही है कि कुछ ना कुछ खेल रहा होगा, और वो जो चीज़ खेल रहा होगा वो क्या होगी, वो व्हाट का आंसर कर रही होगी हमारे पास। आई होप क्या वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट हमें किसका आंसर करता है, व्हाट हमें आंसर करता है ऑब्जेक्ट का। यू आर राइट, आपके माइंड में ऑब्जेक्ट आया होगा, तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमें आंसर करता है व्हाट का। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ व्हाट के अलावा होम की भी, जैसे कि हम कहते हैं आई, अब हम ये एग्जांपल होगी सारी की सारी व्हाट की, और यहीं पर मैं इसको रेस करके लिख लेता हूँ होम का। दूसरा हमारे पास क्या है, होम के बारे में जो एग्जांपल देगा, मैं इसको भी ये वाले को भी रेस कर देता हूँ। अब दूसरा हमारे पास किसका आंसर करेगा, वो करेगा होम का। जैसा कि आई इन्वाइटेड सारा टू द पार्टी, आई इन्वाइटेड सारा टू द पार्टी। ठीक है, आई इन्वाइटेड सारा टू द पार्टी, आई इन्वाइटेड। देखें अब यहाँ पर अगर वो कहे होम आई इन्वाइटेड, होम डिड आई इन्वाइटेड, कि मैंने किसको इन्वाइटेड किया या फिर मैंने किसको इन्वाइट किया, तो वो था सारा। आई इन्वाइटेड सारा, आई इन्वाइटेड होम, किस है या फिर किसको, आई इन्वाइटेड सारा। तो यहाँ पर हमें सारा किसका आंसर कर रही है, होम का। तो होम यहाँ पर हमारे पास क्या है, होम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। आई इन्वाइटेड होम, आई इन्वाइटेड सारा टू द पार्टी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो सारा नाम है ये हमें होम का आंसर कर रही है, और होम क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि होम जो हमारे पास है वो सारा होम का आंसर दे रही है, और होम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, सारा। आई इन्वाइटेड, किसको भी, रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन है, वो है सारा। आई इन्वाइटेड, मैंने किसको इन्वाइट किया, मैंने इन्वाइट किया सारा को। तो यहाँ पर सारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। या दूसरा शी इज़ हेल्पिंग हर फ्रेंड, जैसे देख लेते हैं या फिर देख लें ही इज़ हेल्पिंग, या शी लिख सकते हैं ही इज़ हेल्पिंग हिज फ्रेंड, कि उसने अपने दोस्त की हेल्प की। ही इज़ हेल्पिंग होम, उसने किसकी हेल्प की, उसने हेल्प की अपने दोस्त की। होम यहाँ पर हमें जो हिज फ्रेंड है ये होम का आंसर कर रहा है। ही इज़ हेल्पिंग होम, उसने किसकी हेल्प की, उसने अपने फ्रेंड की। तो ये जो होम है इसका आंसर कौन कर रहा है, हमें कर रहा है हिज फ्रेंड। ही इज़ हेल्पिंग होम हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की हेल्प की। तो यहाँ पर जो होम है ये क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारे पास हिज फ्रेंड है जो एक रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जिसने एक्शन को रिसीव किया है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो क्या है, वो है हिज फ्रेंड। ही इज़ हेल्पिंग हिज फ्रेंड। जैसे कि ही सब्जेक्ट है, डोर ऑफ द एक्शन है, जिसके बारे में सेंटेंस है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट कह लें। ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये मेन वर्ब है हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ड है, इसको हेल्प से निकला हेल्पिंग, इसको कंफ्यूज नहीं होगा। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारे का सारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसने किसका आंसर किया है, होम का। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे कौन सा कर होता है, व्हाट और होम के बारे में। व्हाट का मैंने आपको पहले बता दिया, और ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स ही होम के बारे में। इसके ऊपर आप मज़ीद खुद भी देखें, और ताकि आपको चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी से अच्छी हो सके। तो ये था टेंस के अंदर हमने देखना था सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो अगली वीडियोज़ के बाद है फ़ौरन से, वो मेरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो आपने इससे पहले जो मैंने पहली वाली वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर रखी हुई है, वो किसके ऊपर है, जिसके अंदर मैंने बताया कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब यूज होती है
एक ही लेक्चर के अंदर मैंने सारी की सारी वर्ब जो 12 के 12 टेंसेस के अंदर यूज़ होती हैं वो मैंने बताई हैं। और फिर टाइप्स ऑफ केसेस ऑफ जो हमारे पास होते हैं, सब्जेक्ट्स, ये जो सब्जेक्ट थे ना मैंने पहले बताया था, इसके कितने केसेस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो मैंने बताया उसके अंदर, ताकि आपको चीज़ों के बारे में क्लियर पता चले। जैसे कि आज के लेक्चर को पता चला कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वो हमें इसी तरह उस लेक्चर के अंदर मैंने चीज़ों को वाज़िया करके क्लियर करके बताया हुआ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप कन्फ्यूजन से बच सकें। जिन कन्फ्यूजन में मैं कभी बचपन में गुजरा करता था कि हाँ भाई सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन, सब्जेक्ट कौन सा है, फिर मेरे टीचर्स ने मैंने टीचर से सीखा, मैंने फ़ॉरेन बुक्स से पढ़ा, फ़ॉरेन ऑथर से पढ़ा, और मैंने बड़ी ग्रामर के अंदर सर्च की। तो अब मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि आपके लिए चीज़ें जो जिनसे मुश्किलात से मैं बचपन में गुजरा हूँ आप ना गुजरे और आप चीज़ों को आसानी के साथ कर सकें। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। मेरा नाम है यूनुस भट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इस चैनल को लाइक भी करें। यह मेरा भी चैनल है और आपका चैनल भी है, क्योंकि इससे आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो अगर आप लाइक करेंगे तो इस तरह होता है कि वो फिर जो वीडियो होती है वो बाकी लोगों तक सर्कुलेट करती है, जितने ज़्यादा लाइक लोग करते हैं। तो लाइक करने का मतलब ये होता है कि ये जो नॉलेज है, ये जो वीडियो है इंग्लिश के ऊपर बनाई है, बाकी लोग भी जो दूर दराज गाँव में रह रहे हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि वीडियो को बनाई है किसी आदमी ने या किसी उस्ताद ने, तो उन तक भी ये वीडियो जा सके। तो इसीलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अगला लेक्चर जो हमारा मैं इसके बाद होगा इसी प्लेस जिसके अंदर मैं रखूँगा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर इंशाल्लाह। वो भी इसी तरह ब्रीफ लेक्चर होगा, जिसके अंदर मैं पहले आपको बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पर हो रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।